नमस्कार, मेरा नाम सेल्समैन चटियार है और थंबनेल तो आपने देख लिया है। अगर मनोज आईपीएस नहीं बनता तो क्या होता? अरे वही मनोज, अपना मनोज, 12th फेल वाला। 12th फेल फिल्म देखी है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं देखी है तो कृपया पहले देख के आइए, फिर उसके बाद मेरी बातें सुनिए। इसमें वाकई में बहुत काबिल तारीफ फिल्म है। सबने बहुत अच्छा किरदार निभाया है और एक्टिंग तो वाह, बहुत गदर। फिल्म की शुरुआत मुश्किलों से भरी और आखिर में हैप्पी एंडिंग। मनोज आईपीएस बन गया और श्रद्धा डीएसपी और मनोज की अर्धांगिनी बन गई। पिक्चर देखने के बाद मोटिवेशन तो बहुत मिला मुझे, पर कई लोगों ने इस पिक्चर के ऊपर एक अनगिनत विचार भी प्रकट किया। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, इतना ऑनेस्ट और ईमानदारी इंटरव्यू में नहीं चलता, डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है। अगर सही में मनोज आईपीएस नहीं बनता तो क्या श्रद्धा मनोज से शादी करती? और पता नहीं कितने ऐसे सवाल, कितने ऐसे नजरिए। तो इसी को देखकर मैंने अपने नजरिए को बदलकर लोगों के नजरिए से इस फिल्म के क्लाइमैक्स पर काम किया और क्लाइमैक्स को बदलकर एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। आपको उस सीन से आगे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां मनोज और श्रद्धा इंटरव्यू का रिजल्ट देखने जा रहे हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर में मैं ये बता दूं कि कहानी, ये जो मेरी कहानी है, पूरी तरीके से काल्पनिक है और मेरा किसी भी तरह का फिल्म और उनके कैरेक्टर और उनके जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। तो आइए कहानी सुनते हैं। श्रद्धा मेरा नहीं होगा। अभी तक मेरे वो कान में वेस्ट ऑफ टाइम गूंज रहा है। मैं नहीं देख रहा श्रद्धा, तुम जाओ। फिर श्रद्धा लिस्ट में नाम देखने जाती है। काफी देर तक नाम ढूंढती है, पर अफसोस की बात यह है कि पूरे लिस्ट में मनोज का नाम कहीं नहीं था। वो फिर से देखती है, ऐसा लगता है कि कहीं नाम छूट गया होगा, पर उसका नाम कहीं नहीं था। श्रद्धा थोड़ी देर के लिए मनोज से दूर अकेले कोने में जाकर आंसू गिराती है और तुरंत आंसू पहुंचकर मनोज के पास जाके उसे कस के गले लगाती है और कान में कहती है, मनोज, मैंने पहले भी तुम्हें यह कहा था कि तुम आईपीएस बनो या ना बनो, या आटा चक्की में काम करो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मनोज कहता है कि पास हुआ कि फेल? श्रद्धा कहती है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, हां या ना। मनोज कंफ्यूज हो जाता है। आईपीएस बना हूं कि नहीं बना हूं, पर अचानक वो डिस्ट्रैक्शन से हटकर वो इंटरव्यू वाले टाइम पर सोचता है जब श्रद्धा उसको छोड़ने जाती है। वो ये सोचता है कि इंटरव्यू में जाने से पहले ही श्रद्धा ने मुझे वो कागज का टुकड़ा देकर मेरे साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था, जबकि मैं तब इंटरव्यू देने ही गया था। मैं आईपीएस बनूं या ना बनूं, पर मैं श्रद्धा का जरूर बन गया हूं। तो अचानक उसे श्रद्धा की आवाज फिर से आती है, मनोज, हां या ना। मनोज कहता है, श्रद्धा, मैं दूसरा कोई और काम देख लूंगा, पर तुम्हें आटा चक्की में काम नहीं करने दूंगा। मेरी तरफ से हां है श्रद्धा, पूरा जीवन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। श्रद्धा के खुशी और दुख के आंसू एक साथ गिरते हैं और रोते हुए वो बोलती है मनोज को, मनोज, तुम्हारा नहीं हुआ आईपीएस में, आई एम सॉरी।
मनोज कहता है, पगला गई हो क्या श्रद्धा, मैं आईपीएस का नहीं, मैं तुम्हारा हो गया हूं, तुम्हारा। तुमने मेरे दुख को खत्म करने के लिए इस पल के सारे दुख तुमने ले लिया। श्रद्धा, आई लव यू, आई लव यू श्रद्धा, आई लव यू। उसी टाइम पे एक फ्लैशबैक होता है, मनोज का आईपीएस में क्यों नहीं हुआ। इंटरव्यू वाला दृश्य सामने आता है तो उसमें ये कहते हैं, वेरी एरोगेंट, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। दूसरी इंटरव्यूअर कहती हैं, रॉ है पर ट्रेनिंग मिलेगी तो बोलना भी सीख जाएगा। तीसरा बोलते हैं कि आई थिंक ही मैन्युफैक्चर दिस पॉइंट। विच वन? उसने कहा ना कि हमें तो पता ही नहीं था कि चीटिंग करना गलत बात है, पर 10th क्लास के बाद तो अच्छे अच्छे बच्चों को पता चल जाता है कि चीटिंग करना गलत बात है। यस, आई एग्री विद योर पॉइंट। वो कैंडिडेट ने पहले ही बोल दिया है कि इफ ही इज नॉट बिकम सन, ही विल बी द लैम्प एंड लाइट अप द स्ट्रीट, लेट इट बी। उसका एम आईपीएस बनना है ही नहीं। तो वो उसने ये भी कहा कि टीचर बन के बच्चों को सुधार देगा और चीटिंग करना गलत बात है ऐसे सिखाएगा। आई थिंक ही विल डू ऑन इट। दूसरे इंटरव्यूअर ने कहा कि ही इज इमोशनल, ऑनेस्ट है, करेज भी है, पर कमिटमेंट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये आईपीएस बन के क्विट कर देगा। आई थिंक ही इज अ प्रोवोकेटिव, बहुत प्रोवोकेटिव है और ये पॉलिटिशियन जरूर बनेगा। यस यस, डेफिनेटली, चंबल का तो है, एग्रेसिवनेस तो होगा ही इसके ऊपर। तो अच्छी बात यह है, डकैत नहीं बनेगा। नेता बन गया तो गुड फॉर द कंट्री। सो गाइज, इट मीन्स नो टू हिम। पर उसमें से एक इंटरव्यूअर नाखुश थी, पर सबका डिसीजन एक तरफ जा रहा था, तो मनोज का आईपीएस से आउट। अगले कैंडिडेट को भेजिए प्लीज। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। वहां गौरी भैया, पांडे और तुलतुल आते हैं और गले मिलते हैं मनोज से और कहते हैं, अबे तू इंटरव्यू में फेल हो गया तो क्या हुआ, अच्छे अच्छे तो मेन की दीवार पांड नहीं पाते, तू तो इंटरव्यू में फोड़ के आया भाई, यही बहुत है। तूने कम से कम मटका तो देखा यूपीएससी के इंटरव्यू का। गौरी भैया पांडे को बोलते हैं, ए पांडे, वीडियो रिकॉर्ड कर ये वाले पल का। फिर पांडे बोलता है, दोस्तों ये मेरा दोस्त मनोज कुमार शर्मा, जो चंबल के एक छोटे से बील गांव से यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंचा, पर ये पास नहीं हुआ। पर इसका यहां पास ना होना कईयों के कई विषय में फेल करने के बराबर है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, यही मनोज कुमार शर्मा भारत देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में होगा। और मनोज, तो टेंशन मत ले, गौरी भैया ने जितने भी तेरे पे खर्च किया है वो सारे पैसे दुगने करके मैं दूंगा अपने बाप के हराम की कमाई लेकर। फिर मनोज अपने भाई को फोन करके बताता है कि भाई नहीं हुआ। मां से बात करता है। मां बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तू कहां था और कहां जाके रुका है तू, अब वापस आ जा। पिताजी फोन छीन कर बोलते हैं, मनोज आईपीएस ना बनो। मनोज बोलता, नहीं बाबूजी, नहीं बनो। पर बाबूजी चिंता ना कर, उस चौहान और विधायक की ऐसी की तैसी करने आ रहे हैं बाबूजी। हम आंदोलन करेंगे वहां आकर और उसकी जमी जमाई व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। मैं आ रहा हूं और अकेला नहीं आ रहा हूं, एक पत्रकार दोस्त, एक तजुर्बेकार साथी, एक हर काम करने वाला छोटा गोलू मोलू सा भाई और आपकी डीएसपी बहू साथ में ला रहा हूं बाबूजी। सब मिलकर उस विधायक की बैंड बजा देंगे, आप टेंशन मत लो। ऐसा सुनते ही मनोज के पिता में एक नया जान और हौसला आ जाता है और बोलते हैं, मनोज तू आजा बेटा। फिर से अपनी लड़ाई शुरुआत करते हैं।
मनोज कहता है शुरुआत नहीं बाबूजी, रीस्टार्ट 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 रीस्टार्ट। इसी दौरान श्रद्धा अपने माता पिता को कहती है कि वो मनोज से शादी करने का फैसला बना चुकी है और मनोज का आईपीएस में नहीं हुआ। उसके पिता अब थोड़े संभले हुए थे, पर उनकी माता ने कहा यह कैसा पागलपन है। पिताजी कहते हैं कि श्रद्धा के लिए मनोज ही सही है। अगर हमारी बेटी ने डीएसपी का एग्जाम क्लियर करते वक्त मनोज को आटा चक्की में काम करते हुए देखा और डीएसपी बनने के बाद मनोज का आईपीएस ना बनने के बाद भी अगर उसने मनोज का चुनाव किया है तो जरूर मनोज में कुछ बात होगी। मैं उसके फैसले से खुश हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से श्रद्धा के घरवाले भी मान गए और उन दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी होती है, दोनों परिवार दोस्त सब एक नए उमंग के साथ जोश में रहते हैं। पता नहीं क्यों अब मनोज तो आईपीएस नहीं बना, पर फिर भी विकास चर जरूर आते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो डीएसपी बनी ना। शादी के बाद सुहाग रात वाले समय में श्रद्धा मनोज को बोलती है, मनोज तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें बहुत दूर जाना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पता नहीं मैं कैसे इस वक्त रिएक्ट कर रही हूं, पर मुझसे एक वादा करो, तुम आंदोलन करके इस विधायक को भगा दोगे और बच्चों को चीटिंग की आदत छुड़वा दोगे, वादा करो। मनोज कहता है श्रद्धा मेरे नाम के आगे आईपीएस नहीं लगा, पर मुझे लैंप बनाकर सूरज जितना रोशनी तुम ही दे सकती हो। मैं वादा करता हूं कि मैं साबित कर दूंगा सिर्फ आईपीएस बनने से देश नहीं सुधर सकता, लोगों का जागरूक होना ही काफी है। इतना बोलकर श्रद्धा मनोज अपने प्रेम प्रसंग में लग गए। कुछ दिनों के बाद श्रद्धा अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गई और मनोज ने आंदोलन शुरू कर दिया विधायक के खिलाफ। पांडे भैया भी मनोज का पूरा कवरेज कर रहे थे और गौरी भैया भी वरिष्ठ श्रेणी में आते थे, तो वो भी मनोज का पूरा साथ दे रहे थे आंदोलन में। इस बार विधायक थोड़ा घबरा रहा था मनोज की बिलकती हुई आग को देखकर। फिर उसने जुगाड़ बिठाया और कानूनी चक्करों में फंसाने की कोशिश करा। जैसे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण का लॉ लगा दिया, दंगा फसाद में उतरे हुए हैं, पर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मनोज के पिताजी भी लगे हुए हैं आंदोलन में, कसम खा रखी थी कि साले विधायक की पिछवाड़े में आग लगाकर उसको भगा देंगे यहां से। मां वहीं काम कर रही थी, भाई भी जैसे तैसे पैसे ला रहा था। तुतुल भी लग गया मां के साथ उनका हाथ बताने में। रजनी भी अपने भाई मनोज की तरफ पढ़ने में जुट गई। पांडे अपने पिताजी को धमकाकर पैसे लाता था और बोलता था कि पिताजी डिपार्टमेंट को बता दूंगा कि एक बार में कितना घूस लेते हो आप, चुपचाप पैसे भेज दीजिए। फिर वो पैसे लेकर मनोज की मां को दे देता था, मां रख लो। मां भी सोचती थी कि क्या है ये मनोज, डीएसपी जैसा बहू लेकर आया है, ऐसा दोस्त जो अपने बाप को धमका के पैसे लेता है और हमारी मदद करता है, एक ऐसा बड़ा भाई जो जान ना पहचान के बाद भी सब कुछ छोड़कर वो मनोज की मदद कर रहा है। और ये तुतुल जिसे दुनियादारी की समझ नहीं, वो मेरा हाथ बता रहा है। क्या है ये मनोज, समझ नहीं आता। इसी तरह से कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा। एक दिन श्रद्धा और मनोज फोन पर बात कर रहे थे। मनोज ने पूछा कैसा चल रहा है श्रद्धा,
कैसा काम चल रहा है वहां पे? श्रद्धा ने कहा, अच्छा चल रहा है, पर तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अरे हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं श्रद्धा। ऐसे बातें करते करते श्रद्धा ने बीच में कहा, यह विधायक को सबक सिखाने का एक रास्ता मिल गया मनोज। तुम कल ग्वालियर जाओ और वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर की डिप्टी सेक्रेटरी से मिलो। मैं मिलने का बंदोबस्त करा दूंगी। तुम जाओ और उस विधायक की पूरी काली चिट्ठी लेकर जाओ और बता दो सब कुछ। मनोज कहता है, तो बहुत अच्छी बात है श्रद्धा, तुम कितना दूर होकर भी मेरे बारे में कितना सोचती हो। हम कल ही जाएंगे ग्वालियर और जाके डिप्टी सेक्रेटरी से मिलते हैं। चलो फोन रखते हैं श्रद्धा। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे पति देव, ख्याल रखना। अगले दिन मनोज और गौरी भैया निकल पड़ते हैं ग्वालियर की ओर बस में। बस में इसलिए क्योंकि अभी भी उनका स्ट्रगल चल रहा है। मनोज को थोड़ी देर में नींद लग जाती है और ठीक 4 बस स्टॉप पीछे ग्वालियर से पहले मनोज की आंख एक आवाज सुन के अचानक उठ गई। देखा तो वो वही औरत है जिसने 5 साल पहले इसका बैग चुरा के भाग गई थी। वो तुरंत उठा और पकड़ लिया। ए दीदी, मेरा बैग वापस दे, पैसे वापस दे मेरा। 5 साल पहले चुरा कर गई थी ना, यही काम है ना तेरा, सवारी के साथ बैठना और कुछ मिल जाए तो चुरा के भाग जाना। गौरी भैया बोले, अच्छा ये वही औरत है। ए पैसे दे, नहीं तो पुलिस बुला लेंगे। वो औरत बोली, नहीं साहब, मत बुलाना पुलिस को, मेरे पास जो भी अभी है मैं आपको सब दे दूंगी साहब, मुझे पुलिस को मत दो साहब। साहब मुझे पुलिस में मत दो साहब, मेरा आदमी मेरे दूसरे बच्चे को मार देगा साहब। मैं ये सब मजबूरी में करती हूँ साहब। मेरे ससुराल वाले, मेरे पति, मेरे माँ बाप पर दहेज देने का जोर देते हैं। वो नहीं दे पाए तो मेरे ऊपर दहेज के लिए जोर देते हैं और रोज मारते हैं साहब। और रोज बोलते हैं कि कहीं कुछ पैसे लेके आ, कहीं भी कुछ भी चुरा के लेके आ साहब। आप देखिए मेरे ये पीठ, मेरे बाजू कितनी चोट है। वो औरत अपना पीठ और बाजू दिखाती है, चोट के कई निशान थे। गौरी भैया बोले, कपड़ा डाल लो, हम नहीं बुलाएंगे पुलिस को, और ये 2000 रुपये रख लो, कहना अपने पति से कि किसी का पॉकेट मार लिया था। मनोज चुप था, सोच रहा था कि दहेज प्रताड़ना आज भी हो रहा है। उसने बोला, दीदी आपका नाम क्या है? औरत ने कहा, साहब मेरा नाम चुरैया है, यहीं बरुआ में रहती हूं। मनोज बोला, चुरैया दीदी, हम अभी आपके साथ चलते हैं और आपके ससुराल के खिलाफ शिकायत करते हैं, सबको अंदर करेंगे। गौरी भैया बोले, मनोज 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 अभी नहीं, हमें डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने जाना है। एक काम करो चुरैया, ये मनोज का नंबर है और पता है। जब भी तुमको लगे है ना कि बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ जाती हो रही है, मारपीट हो रही है, तो तुम मनोज को फोन कर देना या हमारे गांव आ जाना, बिलगांव, हम कुछ करते हैं, ठीक है? घबराना मत। शुक्रिया भैया, इतना कुछ कर दिया हमने आपके साथ और आप मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, जो भी मैंने किया मुझे माफ़ कर दीजिए। मनोज कहता है, दीदी तू कुछ मत बोल, मैं हूं तेरे साथ, अभी हमें जाना है, फिर मिलते हैं। आधे घंटे के बाद ग्वालियर पहुंच जाते हैं। गौरी भैया ऑटो वाले से बात कर ही रहे थे कि मनोज ने वो भोजनालय देख लिया जहां के मालिक ने उसे खाना खिलाया था फ्री में। अरे गौरी भैया, एक मिनट, ये वहाँ एक अंकल हैं जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था फ्री में, और जहाँ पांडे मिला था पहली बार। अच्छा यही है, चलो मिलाते हैं अंकल जी से। वहाँ गए तो देखा एक जवान लौंडा खड़ा था। मनोज ने पूछा, भैया वो अंकल जी कहाँ हैं जिनकी दुकान है ये?
तो वो लड़के ने बोला वो मेरे पिताजी थे, पिछले साल गुजर गए हैं वो। मनोज सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने बोला कैसे? जी उनको हार्ट अटैक हुआ था, दिल का दौरा हुआ। बहुत अफसोस हुआ भैया मुझे सुन के। आपके पिताजी ने मुझे कुछ साल पहले बिना पैसे के खाना खिलाया था, तब जाके मैं इतना काबिल बना हूं। अगर उन्होंने खाना नहीं खिलाया होता तो पता नहीं क्या होता। भैया एक विनती है, ये पकड़ो 500 रुपये, और आज दिन भर में जितना भी भूखा बच्चा लोग आए को उन सबको खाना खिला देना हमारी तरफ से, कृपा करके। वही भूखे बच्चे कुछ बन जाएंगे आगे चल के, निवेदन है मेरा। वो लड़का बोला कि भैया आपके ये 500 रुपये में भी खिलाऊंगा और मैं भी अपनी तरफ से कुछ भूखे लोगों को खाना खिला दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा बोल के मनोज रोते रोते इमोशनल होके चला गया। दोनों डिप्टी सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचे और वॉचमैन से पूछा, डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने आए हैं तो जाने दीजिए भैया। वॉचमैन बोला अपॉइंटमेंट है? उन्होंने बोला बिल्कुल है जी, पूछ लीजिए। फिर कंफर्मेशन के बाद दोनों अंदर गए, डिप्टी सेक्रेटरी के रूम के बाहर वेट करने लग गए। बाहर बोर्ड लगा हुआ था, डिप्टी सेक्रेटरी मिसेस सोनाली कुलकर्णी, एजुकेशन मिनिस्ट्री मध्य प्रदेश। काफी वक्त हो गया था, 2 घंटे के ऊपर हो गया। फिर असिस्टेंट आती हैं और कहती हैं सॉरी सर, आपको लंबा वक्त वेट करना पड़ा, अब आप आ सकते हैं, मैम आपको बुला रही है। अंदर रूम में जाने के बाद मनोज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत मैडम को बोला, मैडम आप, नमस्ते मैडम, नमस्ते मैडम, आपने हमको पहचाना नहीं, मैं मनोज जिसका आपने आईपीएस के लिए इंटरव्यू लिया था। मैं चंबल का 12वीं में फेल हो गया था, मैंने कहा था कि उस साल सीटिंग नहीं हुई इसलिए मैं फेल हो गया था। सर ने मुझे बोला थैंक यू फॉर योर टाइम, यू मे गो नाउ, पर आपने कहा था कि आप 2 मिनट बाहर वेट कीजिए। मिसेस कुलकर्णी ने कहा कि हाँ मनोज कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैडम। मुझे याद है तुमने वो अच्छा इंटरव्यू दिया था, पर आप श्रद्धा को कैसे जानते हो? श्रद्धा ने बोला था कि किसी से मिलना है और उनका कुछ प्रॉब्लम है। मैडम वो मेरी धर्म पत्नी है। हो अच्छा, आप दोनों पति पत्नी हैं, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? मैडम मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव के विधायक ने बहुत तंग मचा रखा है। बाबूजी पर झूठा घूस का इल्जाम लगा रखा, सस्पेंड करके उनके पेंशन को भी रोक कर रखा हुआ है, और स्कूल में वही जमी जमाई व्यवस्था चीटिंग करने का, और बहुत गैर कानूनन काम और गुंडागर्दी कर रखा है मैडम। मैंने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है शांति प्रिय तरीके से, या तो सारी व्यवस्थाएं ठीक करी जाए या फिर पद छोड़कर जेल जाएं। पर वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है मैडम, बच्चों की जिंदगी भी हराम करके रखा हुआ है। ये देखिए मैडम, उसके काले करतूते के चिट्टे सारे डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। मनोज सारे डॉक्यूमेंट और कुछ फोटोज दिखाता है, बोलता है मैडम हम कुछ कानून जानते हैं, इसलिए विधायक मेरे ऊपर सोच समझ कर खेल खेल रहा है। जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे? हम बस उस विधायक को गांव से और स्कूल से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं, और टीचर बन के उन बच्चों को सबसे पहले चीटिंग करना छुड़वाना चाहते हैं और उनको सही तरीके से पढ़ाना चाहते हैं मैडम। मैडम सारी फाइलें देखती हैं और बोलती हैं ये सारे काले कारनामे विधायक के खिलाफ सबूत में काफ़ी है, और ये सारे चीज़ों के लिए मैं इंक्वायरी बिठाती हूँ। उनके पार्टी के मुखिया को भी समझा देती हूँ कि उनके खिलाफ एक्शन ले। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। और
मैं जिला पंचायत और सरकारी बोर्ड से कहकर आपको टीचर का पद भी दिलवाती हूँ। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। इसे कहते हैं पावर। मुझे लगता था कि मैं भी आईपीएस बन जाऊंगा तो इसी तरह पावर का इस्तेमाल करके समाज में बदलाव लाऊंगा, पर ऐसा हो ना सका मैम। मैडम बोली, मनोज क्या तुम्हें पता है कि तुम आईपीएस क्यों नहीं बने? बिल्कुल पता है मैडम, मेरी बदकिस्मती रही होगी। नहीं नहीं, कोई बदकिस्मती नहीं है, ये सब तुम सोच रहे हो। पर इससे पहले मैं बताऊं कि तुम आईपीएस क्यों नहीं बने, मुझे पहले ये बताइए कि आपके साथ ये कौन है? मैडम ये मेरे सगे भाई से भी बढ़कर भाई हैं, दिल्ली में मिले थे गौरी भैया। जब मैं आईपीएस की तैयारी कर रहा था तो ये भी तैयारी कर रहे थे। इन्होंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए। इन्होंने बड़ा साथ दिया मैम मुझे, बहुत एहसान है इनके हमारे। अब इन्होंने हमारे साथ रहने का फैसला कर लिया है। मैडम बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं? गौरी भैया बोले, अरे नहीं मैडम, आजकल मनोज जैसा कोई मिलता नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। बस उसका साथ दे रहे हैं, देखते हैं आगे क्या बनते हैं। मैडम पूछी, चाय पियेंगे आप लोग? अरे नहीं मैडम नहीं, अरे रुको रुको रुको, मैं मंगवाती हूँ, 3 चाय भिजवा दीजिए। ठीक है। मनोज, मैं आपको बताती हूं कि आपका आईपीएस में क्यों नहीं हुआ। वैसे तो कई सारी चीजें विद्यार्थियों को आंकलन करने में जाता है, पर तुम्हारे केस में बाकी सब सही था, पर 2 चीजों ने तुम्हारे आईपीएस बनने का सपने को नाकाम कर दिया। मैं तो बिल्कुल चाहती थी कि तुम आईपीएस बनो, पर बाकी इंटरव्यूअर बहुत काबिल लोग हैं। मैंने उनका पूरा पक्ष सुना और बाद में मुझे भी लगा कि वो सही कह रहे हैं। ये बात मनोज बहुत ध्यान से सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो शब्दों को ध्यान दे रहा है। पहले तुमने चीटिंग की बात बताकर अपनी ईमानदारी तो साबित की, पर तुमने यह भी कहा कि आईपीएस मेरा लक्ष्य नहीं है। देखो मनोज, इंसान का जो भी लक्ष्य है उसमें अपने लक्ष्य का क्लैरिटी होना चाहिए। मतलब मैं जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं उसी चीज के लिए बना हूं, मुझे वो चाहिए। आईपीएस एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं हमें यह लगा कि तुम आईपीएस इसलिए बनना चाहते हो ताकि तुम अपनी गरीबी रेखा से उभर सको और एक अच्छे आर्थिक स्थिति पर पहुंच सको। देखो, बुरा मत मानना, इंडिया में कोने कोने से बहुत गरीब और गरीबी रेखा से भी नीचे तबके के लोग आते हैं यूपीएससी का एग्जाम देने, और इंटरव्यू तक भी पहुंच जाते हैं। पर क्या तुम्हें लगता है कि हमें वो सारे गरीब को ऑफिसर बनाना चाहिए? क्या वो डिजर्व करते हैं जैसे तुमने उस दिन कहा था? नहीं ना। इंटरव्यू में हम अमीर गरीब नहीं देखते, वो किस सिचुएशन में जी रहे हैं, कैसी सुविधाओं में जी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मनोज, देश को चलाना हम ब्यूरोक्रेट के हाथों में होता है और हम चैन से नहीं बैठ सकते। असली डिजर्विंग कैंडिडेट वो होता है जो आईपीएस बनने के बाद निरंतरता, उसके बारे में ही सोचता है, कंटिन्यूटी। वो देश में पहले से ही चल रही एक प्रॉब्लम पर फोकस करा होता है अपने यूपीएससी के तैयारी के समय पर ही, और उसके ऊपर थोड़ा काम किया होता है। उसे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन
के बीच में जो गैप होते हैं, जो प्रोसेस होता है, वो ज्यादा नहीं पता होता, पर प्रॉब्लम के बारे में वो बिल्कुल जानता है। उस चीज के लिए वो निरंतरता काम करता है, तब जाकर के वो आईपीएस, आईआरएस, आईएएस बनता है। उसे एक प्रॉब्लम में डाला जा रहा है जहां उसको अपनी काबिलियत इस्तेमाल करके सॉल्यूशन पर काम करना होता है निरंतर। अभी जैसे मैं कर रही हूं, ना टाइम का पता, ना बच्चों का हालचाल, फैमिली क्या है, कुछ नहीं। देश की प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम। और दूसरा मनोज, तुम ईमानदार के साथ बहुत इमोशनल हो। ऑफिसर रैंक वाले लोग, उनके अंदर इमोशन होना चाहिए, पर इमोशनल उनको खतरे में डाल सकती है। इमोशनल में लिया गया फैसला हमेशा सही साबित नहीं हो सकता। ऑफिसर इमोशंस और साइकोलॉजी को समझकर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको आगे भी जवाब देना होता है। ये सब चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, पर इन बातों का ध्यान शुरू से रखना होता है मनोज। तुमने देखा होगा कि जो ऑफिसर रैंक वाले कितने डिप्लोमेटिक, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो किसी की बात एकदम से विश्वास नहीं करते हैं और एक्साइटमेंट और नर्वसनेस में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा था, पर बाकी जूरी मेंबर्स के बात भी सटीक बैठ रही थी। मनोज ये बात सुनकर सन्न रह गया, एक तरीके से पॉज में आ गया। वो आंखें खुली थी पर गहरी सोच में डूबा हुआ। अरे मनोज, तुम सुन रहे हो ना मनोज, मैं क्या बोल रही हूँ? गौरी भैया बोले, मनोज कहाँ गया रे? मनोज ने बोला, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तर्क में मेरी सारी दुविधाएं दूर कर दी। नहीं तो मैं अब तक ये सोच रहा था कि मैं आईपीएस नहीं बना तो मैं कुछ और काम में मन लगा के अपने जो विजन है, अपना जो लक्ष्य है वो पालूंगा। एक्चुअली में मैं तो आईपीएस के लिए बना ही नहीं था। मेरे पास इंडिपेंडेंट पावर है जिसमें मैं बिना कोई ऑफिसर बन के भी समाज में बदलाव ला सकता हूं। मैडम आप विधायक के ऊपर एक्शन ले या ना ले, मैं अब अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ता रहूंगा, और वो है देश की निरंतर सेवा। चलो उम्मीद है मनोज आपको कुछ बातें समझ आई होगी, और हम फिर आपसे मिलते हैं, कभी मुलाकात होगी किसी अच्छे अवसर पर। और बेफिक्र रहिए, विधायक और उनके लोगों पर जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि अब हम शिक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मनोज और गौरी भैया दोनों वापस अपने गांव की ओर निकल पड़ते हैं। बीच में श्रद्धा का फोन आता है, पर मनोज फोन नहीं उठाता। फिर श्रद्धा गौरी भैया को फोन करती है, तो गौरी भैया सब बात बताते हैं और बोलते हैं कि अभी मनोज से बात मत करो, वो अभी गहरी सोच में डूबा हुआ है। श्रद्धा को भी समझ आ गया कि मनोज को अपना लक्ष्य दिखने लग गए हैं। पावर भी बड़ी कमाल की चीज है ना, जिसको लग जाए वो हिल जाता है। एक हफ्ते के अंदर विधायक और उनके लोगों पर कार्रवाई हुई, उसे अरेस्ट कर लिया गया, और तो और उसकी पार्टी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इतने में पांडे का फोन आता है, मनोज कुत्ते कमीने, साले गांव में इतना बड़ा कांड हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। भाई मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाती यार। अरे पांडे, मुझे भी कहां पता था इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, और मैंने थोड़ी ना किया ये तो सब श्रद्धा का कमाल है। टाइम गुजरा और हमारे मनोज भैया बन गए टीचर, उसी स्कूल के जिस स्कूल में वो पढ़ते थे। और सबसे पहले उन्होंने टीचर बन करके पहला बात ये बोला, बच्चों
अगर जीवन में कुछ बड़ा बनना है तो चीटिंग छोड़ना होगा। सुनो मेरे चंबल के बच्चों, पूरे भारत में चंबल का नाम बदनाम है। कहते हैं चंबल के हर कबीले में डकैत पैदा होते हैं। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। हमें यह साबित करना होगा कि चंबल में कभी डकैत पैदा होते थे, पर अब समाज को सुधारने वाले समाज सेवक पैदा हो रहे हैं। पढ़ो, खूब पढ़ो और सरकार के हर श्रेणी में काम करो, पर बिना चीटिंग के, बिना बेईमानी के। हम चंबल निवासियों के पास जिगरा बहुत है, पर हमारा नाम खराब है। हमें इस बदनाम नाम को अच्छे नाम में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इस मेहनत का रीस्टार्ट बच्चों आपसे होगा। तो बोलो रीस्टार्ट, 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 रीस्टार्ट। सब लोगों ने दिल खोल कर ताली बजाई। पांडे जी भी कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे, श्रद्धा भी खुश थी, और सबसे ज्यादा खुश हमारे गौरी भैया। रीस्टार्ट उन्होंने ही तो इजाज़ किया था। बहुत कुछ नजर आ रहे थे। बच्चों ने भी आगे चलकर मनोज का पूरा साथ दिया। अब मनोज भैया मनोज सर बन गए। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी और वो भी बिना चीटिंग के पास हो रहे थे। इसके चर्चे अलग अलग जगहों में फैल रही थी। पांडे जी भी ये टीचर वाला भाषण इंटरनेट में डाल रहे थे, और मनोज के घर में आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही थी। गौरी भैया दिल्ली वापस गए तुतुल को लेके, और रीस्टार्ट वाली दुकान में बिठा दिया और उसको बोला, तुतुल तू ये वाला दुकान संभाल, मैं दूसरे एरिया में जाकर दूसरा दुकान खोलने जा रहा हूं। हमारे आने वाले बच्चों को मोटिवेशन की बहुत जरूरत है यार। पांडे भैया भी देश के अलग अलग शहर घूमते और अपनी पत्रकारिता पर काम करते, और सबसे जरूरी व्यक्ति श्रद्धा 7 महीने के पेट से थी, मैटरनिटी लीव में बिलगांव में रह रही थी। फिर एक रात मनोज और श्रद्धा बात कर रहे थे। अचानक मनोज का फोन बजता है। मनोज कहता है कि इतनी रात में किसका फोन है? हेलो, कौन बोल रहा है? साहब मुझे बचा लीजिए, साहब मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे साहब। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हम आते हैं, कहां से बोल रहे हैं? साहब मैं चुरैया बोल रही हूं, मुझे बचा लीजिए साहब। चुरैया दीदी हम आते हैं, घबराओ मत, हम आते हैं। श्रद्धा हमें तुरंत जाना होगा, किसी की जान खतरे में है। अपने ड्राइवर को बोल दो मेरे साथ आने के लिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं बताते हैं हम आपको, कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। ठीक है, आराम से जाइएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे फिक्र मत करो, हम जाएंगे और सही सलामत आ जाएंगे, ठीक है। मनोज सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंस्पेक्टर को बोलता है कि चुरैया का गांव बरुआ पुलिस थाने में फ़ोन करके वहां चुरैया नाम की महिला हैं जिनकी जान खतरे में है, उन्हें फ़ौरन बचाया जाए। उनके पति और ससुराल वाले बहुत तंग कर रहे हैं, उनको फ़ौरन हिरासत में लीजिए। हम अभी वहां बरुआ पहुंच रहे हैं। ठीक वैसा ही होता है जैसा मनोज कहता है। फिर थोड़ी देर बाद मनोज चुरैया का गांव पहुंचता है और देखता है कि बहुत भीड़ जमा हुआ है वहां पे। पुलिस ने चुरैया के पति और उसके सास ससुर को गिरफ्तार कर रखा है। फिर उसकी नजर चुरैया को ढूंढती है, कहां है चुरैया? तो सामने देखता है कि चुरैया मर चुकी थी। उसके पति ने उसको मार दिया था। मनोज छन्न रह जाता है। फिर थोड़ी देर में
वो तुरंत कहता है, मेरी प्यारी बहनों, जिसके साथ भी ऐसी मारपीट हो रही है, दहेज के लिए आपको मारा पीटा जा रहा है, फौरन आगे आइए और हमें बताइए। हम अभी आपके पति और ससुराल वाले के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। डरिए मत, हम एक और चोरैया नहीं बनने देंगे। वहां कई औरतें खड़ी थी और उसमें से ज्यादातर औरतों ने अपना हाथ खड़ा किया और सब ने आ करके एक एक करके अपने पति पर आरोप लगाती हैं। कोई अपने सास ससुर पर आरोप लगाती हैं, कोई दोनों पर आरोप लगाती हैं। मनोज ने फौरन पुलिस से विनती किया, इंस्पेक्टर साहब अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेकर तुरंत यहाँ फोर्स बुलवाइए और वैन बुलवाइए और इन सब को अभी का अभी गिरफ्तार करिए। अभी का अभी इन सब गुनहगारों को दहेज प्रताड़ित के जुर्म में सेक्शन 498 लगाइए। अगर जरूरत पड़ा तो मैं मजिस्ट्रेट से बात कर लूंगा। इंस्पेक्टर बोला, बिना किसी गुनाह के कैसे मास अरेस्ट कर सकते हैं? अरे गुनाह तो साबित होना चाहिए। मनोज ने बोला, ये जो बता रहे हैं ये सब काफी नहीं है आपके लिए? मनोज के गांव का पुलिस वाला भी था वहां पे। उसने बोला, मनोज सर की बात मान लो, जो बोल रहे हैं वो करो। अरे तो कौन है ये मनोज सर? फिर मनोज कहता है, इंस्पेक्टर साहब अगर आप पुलिस वाले नहीं होते ना तो यहीं अभी चप्पल से मारते। आपको ये सब दिखाएं क्या? आपके ऊपर एक्शन लेने में मेरे को थोड़ी देर नहीं लगेगा, जल्दी कीजिए। इंस्पेक्टर बोलता है, ठीक है साहब, मैं बात करता हूं अपने सीनियर से। और मनोज ने बोला, ये चोरैया के पति पर 304 लगाइए, बाहर न निकलना चाहिए। थोड़ी देर में वहां जिसके ऊपर आरोप लगा था, जो वो सास ससुर, वो पति दूसरे औरतों के, वो सब मनोज से विनती करने लग जाते हैं, बाबूजी माफ कर दो, बाबूजी माफ कर दो, बाबूजी माफ कर दो, बाबूजी माफ दोबारा नहीं करेंगे, बाबूजी माफ कर दो, बाबूजी दोबारा नहीं करेंगे, बाबूजी माफ कर दो। आप कोई बात नहीं सुनेंगे, आपको जेल की हवा खाना ही पड़ेगा। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था ये सब करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब एक एम्बुलेंस भी बुलवा दीजिए, चोरैया का पोस्टमार्टम कराकर उनके माँ बाप को बुलवाइए। इनका माँ बाप हैं क्या? हाँ साहब, माँ बाप हैं पर बूढ़े हैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह मैं चोरैया का भाई बनकर उनका अंतिम संस्कार कर दूंगा। ये शब्द बोल के मनोज ने अपना चश्मा उतारा और अपने आंख के 2 बूंद आंसू पहुंचे और फिर चश्मा पहन लिया। दोस्तों, मनोज बदल चुका है। अब वो इमोशन की भावनाओं में नहीं बह रहा। यह खबर उस रात आग की तरह फैल गई कि दहेज प्रताड़ना में मास अरेस्ट हो रहा है। मीडिया वाले उड़कर बरवा गांव पहुंच गए, पुलिस की टीम भी पहुंच गई वहां पे। मीडिया वाले पूरा कवरेज ले रहे थे, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा था और मीडिया वाले मनोज का इंटरव्यू ले रहे थे। मनोज ने कहा, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, आप इन प्रताड़ित हुए महिलाओं का जो बात है ये देश के सरकार तक पहुंचाइए और उन्हें इंसाफ दिलाइए। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन बहनों को कुछ मदद मुहैया कराई जाए ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करें। शुक्रिया। तो ये थे मनोज कुमार शर्मा, बील गांव के टीचर, जिसने दहेज से प्रताड़ित औरतों की मदद की और उनको नया जीवन दिया। ये खबर हम आपको सबसे पहले अपने चैनल में दिखा रहे हैं। फिर मनोज श्रद्धा को फोन पर सब बताते हैं। श्रद्धा बोलती है, आई एम प्राउड ऑफ यू पतिदेव, तुमने कर दिखाया। पर मनोज कहता है कि श्रद्धा, मैं वो चोरैया को बचा नहीं पाया, दुख हो रहा है। श्रद्धा कहती है, मनोज, चोरैया की वजह से आज तुमने कई औरतों की नई जिंदगी दिया है। अफसोस मत करो, चोरैया का अंतिम संस्कार अच्छे से करना। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुबह तक पूरे शहर में मनोज की करवाई गई मास अरेस्ट का समाचार फैल चुकी थी।
अलग अलग शहरों में ये न्यूज़ चल रहा होता है। वहाँ दिल्ली में गौरी भैया तुतुल को बोलते, अरे ओए तुतुल जल्दी न्यूज़ लगा, हमारा मनोज टीवी पर आया रे, कोई बड़ा काम किया है। न्यूज़ में मनोज को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। पांडे भी देखता है कहीं एक और जगह में होता है, तुरंत फोन घुमाता है। मनोज, हाँ बोल पांडे, कहाँ हो यार तुम? मनोज, कुत्ते कमीने, या तुम इतना बड़ा काम किए हो पीछे? यार मुझे एक बार भी नहीं बताया, मुझे ऐसा न्यूज़ क्यों नहीं बताते हो यार तुम? कम से कम मैं रिकॉर्ड कर लेता, मेरी पत्रकारिता की कोई थोड़ी हेल्प मिल जाती यार। पांडे, अरे मुझे क्या पता था इतना बड़ा फैल जाएगा ये बात। कोई नहीं मनोज, जो भी किए हो गजब किए हो, गजब। अच्छा पांडे, हम फोन रखते हैं, एक जरूरी काम निपटाना है। तुम आओ जल्दी गांव पर, वहां मिलके बात करते हैं, ठीक है? मनोज ने पूरी इज्जत के साथ चुरैया का अंतिम संस्कार किया, एक भाई के रूप में, और प्रार्थना करके चल दिए वापस अपने गांव। गांव पहुंचते ही दुनिया भर के लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। गौरी भैया, तुतुल, पांडे सब पहुंचे हुए थे। मनोज का पूरा परिवार, श्रद्धा, सब उसका स्वागत कर रहे थे। पूरे स्कूल के बच्चे खूब चिल्ला रहे थे, मनोज सर, मनोज सर, मनोज सर। मीडिया वाले भी आए हुए थे वहां पे। मनोज के गांव के लोगों ने मनोज को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा था। खूब सराहा, तारीफें की। फिर मनोज को माइक दिया कि मनोज सर आप कुछ बोलिए। तो दोस्तों, मनोज अब अपनी जिंदगी का वो भाषण देने जा रहा है जो मनोज की पूरी लाइफ बदल देगा। तो ध्यान से सुनिएगा मनोज ने क्या कहा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है जो मुझे आप सम्मानित कर रहे हैं। जिस चीज़ का मैं काम करके आया हूँ वो समाज की दुर्गति है, जो समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है। मैंने बस हिम्मत और हौसले को रख के उस गांव में हो रहे दहेज प्रताड़ना के खिलाफ मैंने कदम उठाया है। मैं जब चुरैया का अंतिम संस्कार कर रहा था तब मैंने ये सोचा कि कितनी औरतें ये दहेज के ऊपर प्रताड़ित हो रही होंगी और ऐसे कितनी सारे समस्या होंगी जिसका समाधान हुआ ही नहीं है। तो मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपने शहर के कोने कोने में जाकर उन समस्याओं के भीतर घुसकर उसका समाधान निकालूंगा। और इतने बड़े कार्य के लिए मुझे आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। बिना आपकी मदद से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने ये फैसला लिया है कि मैं राजनीति में जाऊंगा और अपनी पार्टी बनाकर लोगों की सेवा करने में एकजुट हो जाऊंगा। मैंने अपनी पार्टी का नाम जगत सेवा पार्टी रखा है और मेरे पार्टी का चिन्ह होगा एक साधारण सा दिखने वाला लैंप, यानी चिराग, जो बहुत कम रोशनी देती है, पर जितना देती है उतना काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। ये लैंप हर घर में होना चाहिए ताकि हर घर में पढ़े लिखे बच्चे निकले, मेहनत करने वाले कामकाजी लोग निकले और देश को आगे बढ़ाने वाले समाज सेवक निकले। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे इस फैसले में साथ देंगे? क्या आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे इस नए सफ़र पर?
जगत सेवा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जगत सेवा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज सर जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज के सारे दोस्त परिवार हैरान हो जाते हैं, भाई इसने क्या कर दिया ये। श्रद्धा उस दिन बहुत खुश होती है और रोते हुए सोचती है कि मनोज को मंजिल मिल ही गई। ये लाइव इंटरव्यू देश के कोने कोने में चल रही थी। वो सारे इंटरव्यूअर भी देख रहे थे जिसने इंटरव्यू लिया था मनोज का आईपीएस के टाइम पे। मिसेस सोलंकी भी बहुत खुश हो रही थी मनोज के लिए, और सबसे ज्यादा खुश थी मनोज की मां। उस इंटरव्यूअर की बात भी सही निकली। यू आर इन अ रॉन्ग रूम, योर आंसर आर वेरी प्रोवोकेटिव, आपको तो पॉलिटिशियन होना चाहिए था। मनोज नेता बन गया था और लोगों ने उसे नेता मान लिया था। 2-3 साल बीत गए, मनोज मेहनत करता रहा, लोगों के बीच जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करता था, उनकी बातें सुनता था। कुछ समय के बाद उनकी मां का देहांत हो गया। धन्य है ऐसी मां जिन्होंने चुपचाप गृहस्थी को संभाले रखा और मनोज जैसे बच्चे को देश के लिए समर्पित कर दिया। नमन है। एक युवा नेता बनकर काम कर रहे थे मनोज, तो बीच में कहीं उनको दुष्यंत सिंह दिख गए। वही डीएसपी दुष्यंत सिंह जिन्होंने कहा था कि सीटिंग छोड़ना होगा। दुष्यंत सिंह भूल गए थे कि मनोज कौन है, फिर बाद में उनको याद आ गया। बहुत खुश हुए कि ऐसा भी हो सकता है। एक सलाह, एक बढ़िया सलाह किसी की जिंदगी बदल सकता है, ऐसा हो सकता है। उन्होंने गले मिला और बहुत शुभकामनाएं दिया उनको। उस समय की दूसरी बड़ी पार्टी ने मनोज के पार्टी का साथ मांगा। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े और जीते भी। मनोज अब प्रदेश के भावी एजुकेशन मिनिस्टर बनने जा रहे थे। उनका पूरा परिवार और दोस्त सब फूले नहीं समा रहे थे। यकीन नहीं होता कि एक छोटा सा लड़का छोटे से गांव में जुगाड़ की गाड़ी चलाने वाला वहां से लेकर आईपीएस की इंटरव्यू तक पहुंचकर फेल होने के बाद भी बिना रुके लोगों की सेवा करके राजनीति में घुसकर शहर की शिक्षा मंत्री बनना, ये सब एक कल्पना से परे है। अब मनोज कुमार शर्मा का शपथ ग्रहण होता है। वो सचिवालय जाते हैं और स्टेज पे चढ़ते वक्त अपनी दादी और अपनी मां को याद करके माइक के सामने जाते हैं और बोलते हैं, मैं मनोज कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर तिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो दोस्तों, मेरी बनाई हुई कहानी खत्म हो गई। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। ये काल्पनिक कहानी मैंने उन लोगों के लिए डेडिकेट किया है जो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गए। घबराइए मत, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं आपको ये लगा होगा कि 12th फेल फिल्म जो है, इसमें अगर मनोज फेल हो जाता तो उसको पता चल जाता। पर जिस तरह का मनोज का कैरेक्टर था और उसके खासियत थे और उसके सराउंडिंग में जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, इसी एनालिसिस के बेसिस पर मनोज आईपीएस नहीं एक मंत्री बन गए।
मैं उन फेल हुए एस्पिरेंट्स के आसपास वाले लोगों को भी यही बोलना चाहता हूं कि मनोज के दोस्तों और परिवार जैसे लोग बने। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका बच्चा अफसर ना बन के कुछ और बड़ा इंसान बन जाएगा। और आखिर में मैं सेल्समैन चेटियार 12th फेल फिल्म के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर और फिल्म के सारे जुड़े हुए लोगों को और आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को और उनके सारे दोस्तों और परिवार को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपने करोड़ों दिलों को इंस्पायर किया, उसी में मैं भी इंस्पायर हुआ और उसी इंस्पिरेशन से मैंने ये कहानी लिखी और सुनाई। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को। मैं आपसे फिर मिलता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।